नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम विवाह पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मित्रों विवाह अत्यंत ही गंभीर विषय है। यदि विवाह सफल होता है तो जीवन को स्वर्ग बना देता है, और यदि विवाह असफल हुआ तो जीवन नरक के समान बन जाता है। मित्रों, हर इंसान, चाहे वो युवक हो चाहे वो युवती हो, अपने जीवन साथी के लिए अच्छा सपना देखते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी सुंदर हो, सुशील हो, भाग्यवान हो, धनवान हो, अच्छा व्यक्तित्व हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा परिवार हो। इस तरीके की उनकी इच्छाएं होती हैं। तो मित्रों, इन सब के बावजूद जब विवाह हो जाता है तो कई बार देखा जाता है कि विवाह सुख में कुछ कमी रह जाती है, विवाह सुख पूरा नहीं मिल पाता। कई बार तो विवाह के बाद संबंध विच्छेद हो जाते हैं और जीवन कष्टमय बन जाता है। तो मित्रों, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण विवाह के पश्चात इन परेशानियों से गुजरना पड़ता है? मित्रों, अत्यंत ही गंभीर विषय है, इसीलिए इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम उन्हीं कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कुंडली के माध्यम से कि कुंडली में ऐसे क्या योग बनते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव होता है जिसके कारण विवाह में इतनी कठिनाइयां आती हैं और विवाह के बाद आदमी को कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, चलते हैं और इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर विवाह के योग देखने के लिए सबसे पहले कुंडली के जो 12 भाव हैं, उन भावों में वो कौन से भाव हैं जो विवाह को प्रभावित करते हैं, सबसे पहले उनका अध्ययन करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर सबसे पहले पहला भाव होता है जिसको हम लग्न कहते हैं। लग्न ही मुख्य भाव होता है और हर प्रभाव को देखने के लिए हम लग्न को देखते हैं, क्योंकि मित्रों लग्न हम स्वयं होते हैं और जब भी किसी ग्रह का लग्न पर प्रभाव होगा वो प्रभाव सीधे ही हम पर आएगा, चाहे वो शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो। तो सबसे पहले कुंडली में लग्न को देखा जाएगा। उसके पश्चात मित्रों कुंडली का जो दूसरा मुख्य भाव है वह है दूसरा भाव, क्योंकि मित्रों कुंडली के दूसरे भाव को कुटुंब भाव कहते हैं, और जब विवाह होता है तो जीवन साथी सीधे ही कुटुंब के साथ जुड़ता है। तो कुटुंब भाव को भी हम विवाह के योग में अवश्य देखेंगे। इसके पश्चात मित्रों कुंडली का चौथा भाव जो सुख भाव होता है, विवाह के योग देखने के लिए चौथे भाव को भी देखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद मित्रों पंचम भाव आता है। मित्रों, पंचम भाव प्रेम का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक है। आजकल हम अधिकांश रूप से देखते हैं कि प्रेम विवाह का प्रचलन चल चुका है। तो यहां पर पंचम भाव को देखना बहुत ही जरूरी है। इसी से विवाह के योग, क्या प्रेम विवाह है और क्या प्रेम विवाह सफल होगा, यह पंचम भाव से ही देखा जाएगा। छठा भाव मित्रों, कुंडली का छठा भाव विवाह के योग देखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि सप्तम भाव से पहले वाला भाव छठा भाव होता है। छठा भाव मित्रों अक्सर देखा जाता है कि हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए छठे भाव का ही अध्ययन किया जाता है कि हम प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे, हमारी तैयारी कैसी है, सफल होंगे या नहीं होंगे। तो मित्रों यह भी एक अत्यंत गंभीर विषय है, इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और उसके लिए हमारी क्या तैयारी है ये सब छठे भाव से ही मालूम पड़ता है। सप्तम भाव यह कुंडली का मुख्य भाव है और विवाह का भी मुख्य भाव है। इसका विस्तार से अध्ययन करना होगा, तभी विवाह के योग मालूम पड़ेंगे। अष्टम भाव का गंभीरता से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का विवाह का सुख अष्टम भाव से देखा जाता है और अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। इसी के साथ मित्रों नवम भाव भी यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि मित्रों
नवम भाव भाग्य का भाव होता है। आपके भाग्य में विवाह के योग हैं या नहीं हैं, तो नवम भाव का अध्ययन यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, तभी विवाह के योग पूरे मालूम पड़ते हैं। इसके बाद मित्रों अंतिम भाव 12वां भाव है। 12वां भाव का भी विवाह के जब योग देखे जाते हैं तो उसमें अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मित्रों 12वां भाव यदि 12वां भाव में अशुभ ग्रह हुए या अशुभ प्रभाव हुआ तो विवाह नहीं होगा, विवाह में बाधा आएगी, विवाह में देरी आएगी। तो 12वें भाव का भी विस्तार से अध्ययन किया जाना जरूरी है। ये तो ही मित्रों 12 भावों की बात। 12 भावों में अब मित्रों जो ग्रह विवाह के कारक हैं उनकी स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे। मित्रों सबसे पहले विवाह के जो कारक ग्रह हैं उनकी बात करते हैं। विवाह के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र हैं। कुंडली के अंदर हमें गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र की विशेष रूप से स्थिति देखनी है। गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र कहां पर स्थित हैं? मतलब गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति स्त्री के लिए देखी जाती है और शुक्र की स्थिति पुरुष के लिए देखी जाती है। तो कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति कहां विराजमान है, किस स्थिति में है, इसी के साथ शुक्र कहां विराजमान है, किस स्थिति में है, किन ग्रहों के साथ युति है और किन ग्रहों का उस पर प्रभाव है, इस बात का हमें विस्तार से अध्ययन करना है। मित्रों इसी के साथ कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से देखी जानी है। मित्रों चंद्रमा मन के कारक हैं और जब चंद्रमा कमजोर हुए तो मन विचलित होगा और इधर उधर भागने लगेगा। मन के अंदर लालसा आएगी, लालच आएगा और व्यक्ति भटकने की स्थिति में आ जाएगा। उस स्थिति में विवाह सफल नहीं हो सकता। इसी वजह से चंद्रमा की यहाँ पर स्थिति देखना अत्यधिक जरूरी है। साथ में सूर्य की स्थिति भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी और मुख्य रूप से शनि की स्थिति भी योग कारक है। तो इस तरीके से मित्रों सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि और गुरुदेव बृहस्पति इन ग्रहों को विवाह के योग कारक ग्रह मानाता है और इन्हीं के द्वारा कुंडली के अंदर विवाह के योग देखे जाते हैं। अब मित्रों कुछ सामान्य नियम हैं। जब हम कुंडली के अंदर इन सामान्य नियमों को देखते हैं तो हमें विवाह की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मित्रों आप चाहें तो इन नियमों को नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह कुंडली देखने के बहुत काम आते हैं। मित्रों कुंडली के अंदर जब सूर्य, मंगल, बुध लग्न में हो या लग्न पर दृष्टि डालते हो और गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में हो तो मित्रों इसका मतलब आपके विवाह में अड़चनें आएंगी, बाधाएं आएंगी और आपके विवाह में देरी होगी। मित्रों 12वां भाव मुख्य भाव है। 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति हमें हमेशा देखनी है। जब पहले, 7वें और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति हों और कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर हों तो मित्रों इसका मतलब यह है कि आपके विवाह के योग नहीं बने हैं। आपके विवाह में कहीं ना कहीं अड़चनें अवश्य आएंगी। इस स्थिति से आपको सावधान रहना है। अब मित्रों कुंडली के अंदर चंद्र की राशि यानी कर्क राशि से गुरु यदि सप्तम है तो आपके विवाह में देरी आएगी। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर विवाह में देरी करेंगे। और यदि मित्रों सप्तम भाव में शुक्र और बुध हो तो मित्रों यहाँ पर विवाह की केवल बातें होंगी, विवाह नहीं होगा। और यदि सप्तम भाव में गुरु और शनि हैं तो मित्रों विवाह में बाधा आएंगी, विवाह नहीं हो सकता। और यदि चौथे भाव में मंगल हो और 7वें भाव में शनि हो तो मित्रों विवाह नहीं हो सकता, विवाह में अड़चनें आएंगी। मित्रों गुरु, चंद्र और सूर्य विवाह में विलंब के कारक होते हैं। इनकी स्थिति कुंडली के अंदर किस भाव में है अवश्य जांचनी चाहिए, क्योंकि मित्रों अधिकांश कुंडली में हमने देखा कि विवाह में देरी के जो कारक होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति ही बनते हैं। इसीलिए हमने कहा कि गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति मुख्य है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अंदर अवश्य देखे जाना चाहिए, क्योंकि विवाह में यदि बाधा आ रही है, विवाह में अगर देरी आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बृहस्पति हैं।
मित्रों, सूर्य के साथ चंद्रमा का भी योग देखा जाना चाहिए। शुक्र के साथ यदि चंद्रमा की युति होती है और वह युति यदि सप्तम भाव में हो जाती है तो मित्रों विवाह नहीं होगा। अधिकांश उदाहरणों में हमने देखा, अधिकांश कुंडलियों में हमने देखा कि जब भी शुक्र और चंद्र की युति सप्तम भाव में हुई तो वहां पर विवाह नहीं हुआ। तो यह स्थिति भी हमें कुंडली के अंदर जांचनी है। और मित्रों, 7वें और 12वें भाव में पाप ग्रह हों और पंचम भाव में चंद्रमा हो तो भी मित्रों विवाह नहीं होगा। ऐसी स्थिति को कुंडली के अंदर स्पष्ट रूप से जांचना चाहिए। और मित्रों, यदि सूर्य और चंद्र के बीच में शुक्र आ जाएं, जैसे मान लीजिए यदि चंद्र चौथे भाव में है और सूर्य छठे भाव में है और पंचम भाव में शुक्र आ जाएं, तो मित्रों यह स्थिति शुभ नहीं होती और इस स्थिति में विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति को भी कुंडली के अंदर जांचनी है। मित्रों, कुंडली के अंदर इन स्थितियों को विशेष रूप से जांचना चाहिए क्योंकि यही स्थितियां विवाह में अवरोध पैदा करती हैं। मित्रों, हमारे अगले कार्यक्रम में हम विवाह के बारे में कुछ विशेष योग हैं उनको लेकर आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनका लाभ कैसे मिले यह बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।